वहाँ पे स्टैब्लिश किया, कंपनीज कैसे कैसे आई, कौन कौन आया, और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। आई होप सभी लोग आ गए क्लास के अंदर। शुरुआत करते हैं यूरोपियन पावर्स। चलो क्वेश्चन को देखो, समझो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही समझा करो जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए, बिल्कुल ओके जैसे बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के फोकस्ड होके बिल्कुल वो करना होता है, बिल्कुल वैसे ही। चलिए ध्यान से देखिए। हम्म हाँ जी, बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? भूल गया ना? हाँ भूल गया सभी लोगों पे? एक बार बता दो, मेरे को दिख नहीं रहा। भूल गया? हाँ ठीक है, चलो कितने लोगों ने सही आंसर दिया? कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया? हाँ तो देख लेते एक बार भाई। नवाब का जो रूल था, चाहे नवाब सिराजुद्दौला हो, चाहे वो अली वर्दी खान हो, सबका रूल किसके ऊपर, वहां पे जो लोग होते थे उनके समर्थन के साथ चलता था। तो यहीं पे जो हिंदू जनता थी, हिंदू मुतसदी का पे क्या मतलब है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुआ करते थे। 18% लोगों ने सही दिया वैसे। मुतसदी कौन थे? जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंचार्ज हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशासनिक जिम्मेदारी हुआ करती थी उनके पास, जिसमें अकाउंट्स मैनेज करना, ठीक है, अकाउंट्स देखना या फाइनेंस देखना। तो केवल क्या थी, प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, ना कि सैन्य जिम्मेदारी। तो सैन्य जिम्मेदारी उनको नहीं दी जाती थी, सैन्य जिम्मेदारी नहीं दी। तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, जगत सेठ भाई पावरफुल फाइनेंशियल हाउस था, बहुत ही शक्तिशाली वो हुआ करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खजाना उनके कंट्रोल के अंदर था। तीसरा पॉइंट क्या है कि आम जनता भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ती थी? नहीं। अगर मैं 1757 में देखूंगा तो आम जनता कहां से साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ती थी? नहीं। 1757 में प्लासी में आप ये कहोगे कि भाई जो बंगाल की जनता थी उन्होंने हथियार उठा लिए, उन्होंने भाई रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर अटैक कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेनली कौन लड़ रहे होते थे? नवाब लड़ रहे होते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। ओके, आपको कुछ बताया कि 1857 की पहली क्रांति थी जहां पे आपको सिविल जो जनता है भाई वो पार्टिसिपेट करती हुई दिखती है, और भी थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि सभी के सभी लोग आ गए थे। ओके, लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है कि जमींदार जो थे भाई रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे और मिलिट्री असिस्टेंस भी देते थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? 2 और 4, केवल दो स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा और चौथा। सेकंड, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या दिक्कत है क्वेश्चन के अंदर? क्या दिक्कत है इसका? ठीक है दीपिका का, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको, पहले मुझे इसका चेक करना है। गलत देके बैठी हुई है, हाँ है ना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं। ठीक से पढ़ लो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो, जल्दीबाजी मत करो। पोल, क्या दिक्कत है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश करो सबसे पहले तो, है ना। खाली एलिमिनेशन टेक्निक से काम नहीं चलेगा, पूरा पढ़ो पहले तो। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल का सामान ब्रिटिश एशिया आयात का लगभग 60% था। ब्रिटिश भाई कितना यहां से अगर करते थे, अगर यहां से उनको एशिया से इंपोर्ट करना है,
एशिया से बाहर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो कितना हुआ करता था, 60% उनका हुआ करता था, ठीक है। ये मैंने कई बार इस चीज के बारे में बताया हुआ है कि ब्रिटिश गुड्स 60% ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया इन अर्ली 18th सेंचुरी, यहां से वो बाहर की तरफ लेके जाते थे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड स्टेटमेंट में बाद में आऊंगा, थोड़ा वेट करो। मुर्शीद खान स्पेशल प्रिविलेजेस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उसको वेलकम किया उन्होंने, उससे उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था? नहीं भाई, चाहे मुर्शीद कुली खान हो, जब दस्तक जारी करते थे तो उनका रेवेन्यू कम होता था, ठीक है। रेवेन्यू तो बढ़ ही नहीं रहा था। रेवेन्यू मतलब कि आपने दस्तक मतलब कि आपने परमिट दे दिया ब्रिटिशर्स को कि भाई आप जो है अपना ट्रेड टैक्स फ्री कर सकते हैं, और उस परमिट को ना मिस अब्यूज किया जाता था, मिस यूज किया जाता था, आपको कह सकते हैं मिस यूज। उसको क्या किया जाता था, मिस यूज किया जाता था, और एट द एंड भाई उसको खत्म ही कर दिया गया था। आप सभी को पता है किस तरीके से खत्म किया गया था भाई, क्योंकि मिस यूज हो रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो थे अपनी लोगों को जारी करते रहते थे, जो उनके पास रेवेन्यू आ रहा होता था वो भी नहीं आ रहा था। देन पहला जो फर्स्ट इंग्लिश कंपनी जो थी भाई बालासोर के अंदर, उड़ीसा के अंदर, फैक्टर स्टैब्लिश की 1633, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपने 3 एलिमिनेट किया, 4 बिल्कुल ठीक है, 1 बिल्कुल ठीक है, 2 भी बिल्कुल ठीक है। अब 1 to 4 कहीं नहीं बैठ रहा, 1 to 4 कहीं नहीं बैठ रहा। अब ये प्रॉब्लम ना मैं जानबूझ के कई क्वेश्चन में ऐसे लेके आता हूं जिससे कि आप ना ये प्रॉब्लम आप समझने की कोशिश करो कि जब ऐसे स्टेटमेंट में कहीं नहीं बैठा है 1 to 4, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप जबरदस्ती कहीं पे 2 को लेके आओगे, जबरदस्ती 2 को लेके आओगे? नहीं, आप जबरदस्ती 2 को नहीं लेके आ सकते। 2 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो 3000 रुपए पे करते थे, 3000 रुपए करते थे, ठीक है कि, और फिर उसके बाद भाई बहुत सारा यहाँ से बंगाल से पैसा लेके चले जाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 को बिठाओगे कहां आप नहीं बिठा सकते 2 को कहीं भी, ठीक है। 2 सही होते हुए भी आपको ऑप्शन के अंदर उसको नहीं रख सकते। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ये करेक्ट आंसर। 2 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उस 2 को कहीं नहीं रख सकते। ये आपको ना अपने दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा। वाई चूज क्यों डी क्यों चूज किया, आपको दिख नहीं रहा? तीसरा बिल्कुल गलत है, तीसरा तो कहीं पे आ नहीं सकता, तीसरा तो कहीं नहीं आ सकता। तीसरा क्या कह रहा है कि रेवेन्यू इनका इंक्रीज हो गया। अरे भाई उसका भूरा, अगर उसका राजस्व इंक्रीज हो जाता तो फिर लड़ता क्यों वो, दस्तक क्यों अबॉलिश करता वो, ठीक है। तीसरा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा 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 आंसर आ गया, 2 यहां पे प्लेस नहीं हो सकता। ओके ठीक है, समझ में आ गया। 4000 40,000 पाउंड, अच्छा 40,000 पाउंड देते थे वो यहाँ पे, हाँ 3,000 रुपए देते थे वो, 3,000 रुपए एनुअली। ओके समझ गए, 3,000 रुपए देते थे, जो कि 1651 में तय हुआ था, 1717 में भी उन्होंने उतना पे किया था, ठीक है। समझ गए भाई। और यहां से पूरा पैसा कितना लेके जाते थे, ऑलमोस्ट जो उनका एक्सपोर्ट था कितना लेके जाते थे, 50,000 पाउंड के करीब। तो करेक्ट आंसर है E, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ, अगेन ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से। राइट, करेक्ट आंसर क्या है, दिक्कत किस स्टेटमेंट के अंदर है, पहला देख लेते हैं। कैसाडी इंडिया, कैसाडी इंडिया क्या है, ये पोर्तुगीज की ही जो कंपनी थी उसको कैसाडी इंडिया बोलते थे, जो लिस्बन के अंदर, लिस्बन जो कैपिटल हुआ करता था वहां पे बनी थी 1500 के अंदर, तो उसको क्या बोलते थे, कैसाडी इंडिया बोलते थे, ठीक है। स्टैंडर्ड इंडिया किसको बोलते थे, कि जो कंपनी इंडिया के लिए काम करती थी, जो इंडिया में आती थी, जो कंपनी इंडिया के लिए ही काम करती थी लेकिन वहां पे थी पोर्तुगल के अंदर, उसको क्या बोलते थे, कैसाडी इंडिया, कैसाडी इंडिया। और स्टैंडर्ड इंडिया इंडिया के अंदर, ओके। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरा परमिट, दूसरा क्या है, कार्टास। कार्टास क्या होता है, यस कार्टास है परमिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। परमिट है भैया, परमिट, ठीक है। कार्टाज है परमिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। हुंडी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। कार्टाज क्या है, परमिट है, बस परमिट से आप व्यापार कर सकते हो। ये परमिट आपके पास है तो कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो, ओके। ये कोई वो नहीं है कि भाई व्यापारी हैं, ठीक है, उनका स्मॉल ग्रुप से व्यापारी है वो है, नहीं भाई। तो दूसरा हटा दो, दूसरा आपने हटा दिया, पहला बिल्कुल ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड इंडिया बनी थी 1500 में, पोर्तुगीज इंडिया कंपनी बनती है 1628 के अंदर, 5 साल के लिए बनी थी, 1633 में खत्म कर दिया गया था। क्यों ये बनी थी, कंपनी और बनाई गई थी जिससे कि जब पुर्तगाल और स्पेन जो है वो मिलकर व्यापार कर सके भारत के अंदर, उनका यूनिफिकेशन हो गया था। तो ये बनी थी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1628 के अंदर, 5 साल में उसको खत्म ही कर दिया गया था, एक छोटी सी कंपनी बनी थी। लास्ट वाला कि भाई जो कस्टम ड्यूटीज है, टैक्स लगा लगा के 60 से 65% जो है मेनली उनका रेवेन्यू आता था, इतना व्यापार करके नहीं आता था, इतना टैक्स लगा लगा के उनका रेवेन्यू आ रहा होता था। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4। 2 गलत है, 2 गलत है केवल, क्योंकि कार्टास क्या है, एक परमिट है, बाकी सब ठीक है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए भाई। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको मिली, पोर्तुगीज इंडिया कंपनी एक छोटी कंपनी बनी थी 1628 में, 1633 के अंदर खत्म हुई थी। चौथा दिक्कत है, किस चीज में दिक्कत है, सबसे पहले कि मीर कासिम, भाई जब मीर कासिम इंचार्ज थे तो क्योंकि ब्रिटिश उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे तो उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर चले गए थे वो बिहार के अंदर। राम नारायण जो डिप्टी गवर्नर थे बिहार के, वो मीर कासिम को सपोर्ट करे थे, आंसर इज नो, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, और जब मीर कासिम उनसे अकाउंट्स मांगते थे तो वो उसको देते ही नहीं थे,
तीसरा, मीर कासिम टैक्स किसके ऊपर खत्म करते हैं? ब्रिटिशर्स के ऊपर तो ऑलरेडी दस्तक लगाया हुआ था, तो दस्तक तो था पहले से ही। टैक्स किसके ऊपर खत्म किया था? जो इंडियंस थे वो खत्म कर दिया था, जिससे कि एक बराबरी मिल सके। ठीक है, दस्तक तो पहले से एग्जिस्ट करता था, वो तो टैक्स फ्री था। तो टैक्स फिर किसके ऊपर हटाया था? वो इंडियंस के ऊपर हटा दिया गया था। नॉट कि कंपनी के ऊपर भी हटा दिया, इंडियंस के ऊपर भी हटा दिया, केवल इंडियंस के ऊपर हटाया गया था, जिससे कि उनको बराबरी मिल सके कि भाई वो दस्तक है, वो टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है कि भाई हम जो है दस्तक जारी कर रहे हैं। जैसे कि क्या होगा कि दस्तक का पॉइंट क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, तो उसने कह दिया कि भारतीय को टैक्स नहीं पे करना। तो अब मिला बराबरी का मौका जब भारतीय के ऊपर टैक्स हटाया गया था। और चौथा, बिल्कुल ठीक है, मीर कासिम इकट्ठा करते हैं सभी लोगों को, शाह आलम टू इकट्ठा करते हैं, शुजाउद्दौला इकट्ठा करते हैं अवध के। ठीक है, क्या है भाई, आई एम क्राइंग, प्लीज क्लास को अवॉइड करो, छोड़ो क्लास को, निकलो यहाँ से क्लास से। ठीक है, आई एम क्राइंग, आई एम क्राइंग, क्या है ये? बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो आप लोग। कुछ तरीका है क्लास अटेंड करने का? ऐसा लग रहा है चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। प्लीज क्लास को छोड़ो, आप जाओ, क्लास से बाहर जाओ। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सीखने दो। मीर कासिम फिर एक अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं। शाह आलम टू हो गए, जो भाई मुगल बादशाह थे तो इसी एरिया के अंदर थे, एंड शुजाउद्दौला हो गए, उनके साथ उन्होंने अलायंस बनाया और अक्सर की लड़ाई भी होती है उसके बाद, लेकिन हार जाते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है, कि वो वाले पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यस, टैक्सेस खत्म किए थे, लेकिन वो भारतीय के जो ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो खत्म किए थे, जिससे कि दस्तक के बराबर उनको लाया जा सके। ओके, कि भाई दस्तक के ऊपर, दस्तक से तो ऑलरेडी टैक्सेस नहीं लगे हुए हैं उनके ऊपर, तो उनके बराबरी का उनको हक दे दिया कि तुम बराबर हो जाओ। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि इंडियन मर्चेंट्स के ऊपर टैक्सेस हटाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 4 ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 के अंदर हुई थी, और उसने अपनी ईस्टर्न हेडक्वार्टर बंटम से बाटुया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो उनके थे उनको शिफ्ट किए थे वो 1619 के अंदर। पहली फैक्ट्री उन्होंने पिटपुल के अंदर स्थापित किया था कोरोमंडल कोस्ट पे 1606 में, और फिर उन्होंने वहीं पे क्या बनवाया था? फोर्ट गेल्ड्रिया बनवाया था। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि बंगाल फैक्ट्रीज जो डच के कंट्रोल के अंदर थी, वो पुलिकट कंट्रोल के अंदर थी। 17वीं सेंचुरी में थ्रू आउट नहीं, 17वीं सेंचुरी में थ्रू आउट नहीं, 1665 तक उन्हें कंट्रोल के अंदर थी, फिर उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा था ये। ओके, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यस, डच, और शुरुआत में जब हम देखते हैं तो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते थे वो, ठीक है, उनको एग्जेम्पशन दी जाती थी। जो राहदारी टैक्स होता था, एक आने जाने का जो शुल्क होता था, क्योंकि आप रोड वगैरह यूज कर रहे हो, तो वो नहीं लगाया जाता, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? सिक्स्थ क्वेश्चन, 1606 में, कि वहां पे उन्होंने पहले स्टैब्लिश किया था, ओके, कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर। है ना, क्वेश्चन की सेंस समझने की कोशिश करो। कोरोमंडल तट पे जो था 1606 में उन्होंने स्थापित किया था, और वहीं पे उन्होंने फोर्ट गेल्ड्रिया बनाया था 1613 में। सेंस ये है कोरोमंडल तट पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, बताओ। हाँ जी, तो भाई ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या हुआ करता था? कैंपेन डेस इंडिस ओरिएंटल्स। ये 1664 के अंदर स्थापित किया गया था। 1665 में इनकी पहली फैक्ट्री थी सूरत के अंदर। डुप्ले को भाई किसने अपॉइंट किया था? डिप्टी मुजफ्फर जंग ने अपॉइंट किया था। बिल्कुल ठीक है। एंड चांद साहिब को वहां का रूलर भी डिक्लेयर कर दिया गया था अरकोट के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सक्सेशन डिस्प्यूट है, कर्नाटिक वॉर जिसकी वजह से होते हैं, उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, कुछ पार्ट कवर हो रहा है, नॉट पूरा। ओके, फ्रेंच
कंपनी को सरकारी सपोर्ट मिलना बंद हो गया था, ठीक है, ये भी दिक्कत उनके लिए आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने डिविडेंड्स पे करने बंद कर दिए थे, ठीक है, तो ये भी दिक्कतें उसको आनी शुरू हो गई थी। लास्ट वाला ट्रीटी ऑफ पेरिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी खत्म हो गई नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, धीरे धीरे खत्म हुई थी। ऐसे नहीं कि बस 1763 आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं, धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हुआ था। बस ये है कि ब्रिटिश के सामने वो चैलेंज की तरह नहीं रहा था। ओके, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे बंद होना शुरू हुआ था। इवन 1754 में आखिरी था भाई जो वो यहाँ से गए थे, ठीक है, पुडुचेरी। ओके, तो कह नहीं सकते कि पूरा इंटायरली एक्सपेल कर दिया गया था, सारी टेरिटरीज खत्म हो गई थी। तो ये लास्ट वाला गलत है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भाई इसी के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ क्या हुआ। हाँ, डच ने पहली फैक्ट्री पिटुली के अंदर स्थापित किया था नॉर्थ कोरमंडल को, उसमें 1606 में। चलो मैंने दो एलिमिनेट कर दिया, दो एलिमिनेट कर दिया, एक और तीन आएगा बस, खाली एक और तीन आएगा। बताओ, एक और तीन आएगा? हाँ, फिर तो चौथा भी गलत हो गया। बताओ। बताओ क्या होगा? कि आप कह रहे हो कि सर टू बिल्कुल गलत है, टू ठीक है बिल्कुल गलत है, यानी कि 1 एंड 3 आंसर है, फिर चौथा कहां जाएगा? चौथा नहीं जाएगा नहीं। और भाई ये तीसरा तो गलत है ही। तो समझा करो ना भाई, वो सेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल एग्रीड है, मसूलीपट्टनम के अंदर पहला था। लेकिन इस क्वेश्चन की सेंस समझने की कोशिश करो कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ कोरोमंडल कोस्ट के अंदर पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं अपने 1606 में, और यहीं पे ही फोर्ट गिल्डेरिया उन्होंने बनाया था, ठीक है। अब वो हम क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आता है कि सेकंड फैक्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया, थर्ड फैक्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। सेंस के हिसाब से चलने की कोशिश करो, बाकी को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तब आपका यहाँ पे जाएगा आंसर। ओके, आप ये भी तो प्रैक्टिस करो ना ये चीज। आप खाली ये मत सोचो कि एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि भाई मुझे उसको ठीक करना है, और जो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं उसके हिसाब से मुझे ठीक करना है। ओके, वो उस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मसूलीपट्टनम के अंदर पहला था, फिर यहाँ पे 1606 में दूसरा बना। ओके, क्वेश्चन को उसी के हिसाब से समझने की कोशिश करो। करेक्ट आंसर क्या है? तो जो प्लासी के अंदर लड़ाई हुई थी 1757 के अंदर, उसमें अंग्रेजों की सैन्य क्षमता ज्यादा सुपीरियर प्रूव हुई थी, सर्वोच्च प्रूव हुई थी? नहीं, वो एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। मीर जफर ने अपनी आर्मी इनएक्टिव कर दी। उस टाइम पर तक भी अगर वो लड़ाई होती नवाब की फोर्सेस के सामने ब्रिटिशर्स के, तो उसमें नवाब की फोर्सेस जीतती, क्योंकि उनकी ज्यादा फोर्सेस थी, ठीक है। तो इसको ये नहीं कह सकती 1757 के अंदर जो लड़ाई हुई भाई वो ब्रिटिश जो थे वो सुपीरियर प्रूव हुए मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से, नहीं, क्योंकि वो लड़ाई ही नहीं हुई। मीर जफर ने पूरी की पूरी अपनी आर्मी इनएक्टिव कर दी, आर्मी आई नहीं, लड़ी नहीं वो आर्मी, ठीक है। तो पहला एलिमिनेट करो भाई, क्योंकि वो सैन्य लड़ाई थी ही नहीं। दूसरा बिल्कुल ठीक है, प्लासी के बाद क्या हुआ? प्लासी लूट। प्लासी के बाद क्या हुआ? प्लासी लूट, जो बहुत सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, जिसके बाद वो फ्रेंच को भी हरा पाए कर्नाटिक वॉर्स के अंदर, डच को भी उन्होंने खत्म कर दिया बिदारा के अंदर। ओके, 1787 के बाद नवाब नाम मात्र रह गया, सारा कंट्रोल कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी, ठीक है। सिराजुद्दौला को भी मर्डर कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर, 8th। हाँ जी, समझ गए क्वेश्चन को?
बताओ। क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? पहला जो गवर्नर था वो कौन था? एल्मिडा था। एल्मिडा की पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर है, ठीक है। क्या वो विस्तार नहीं कर पाया भारत के अंदर? उनके वाणिज्यिक जो चीजें थी वो नहीं कर पाया। की थी भाई पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, उसी ने इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही सक्सेसफुल रही थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, कार्टास। फिर पहला जो स्टेटमेंट है अल्बुकुर्की, गोवा को ऑक्यूपाई करता 1510, मलक्का 1511, हॉर्मुज एंड हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ के अंदर 1515, बिल्कुल ठीक है। कोलंबो का फोर्ट 1518 के अंदर आया था एंड गोवा 1530 के अंदर आया था। ओके, 1530 के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ए, जस्ट ए। पहला स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सब दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। समझ में आया ना क्वेश्चन की भाई पहला जो गवर्नर है वो कौन है? एल्मिडा। एल्मिडा है पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी कि उसको हम बोलते थे कार्टाज। कि ये पीस ऑफ पेपर आपके पास है तो है, नहीं तो भैया आप व्यापार नहीं कर सकते। एल्बुकुर्की दूसरा, सत्य अबोलिश उसके टाइम पे हुआ। गोवा, मलक्का और मुझ उसने ऑक्यूपाई किया। कोलंबो 1518 के अंदर हुआ, गोवा 1530 के अंदर हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, नाइन्थ। बताओ। दीवानी राइट 1765। दीवानी राइट से होता क्या है भाई? केवल रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू, केवल राजस्व की जिम्मेदारियां, ठीक है, केवल राजस्व। दीवानी का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपके पास लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस सब चला गया। वो किधर आता है? वो निजामत के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? निजामत के अंदर। दीवानी डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था, और यहाँ पे कंट्रोल किसका था? नवाब का, जो कि इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनडायरेक्टली। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि दीवानी राइट मिल गया, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर सब जो था ब्रिटिश के पास चला गया एंटायरली, नवाब इररिलेवेंट बन गया। नहीं, नवाब इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर, और दीवानी के अंदर केवल रेवेन्यू आता है। पूरा क्वेश्चन दीवानी के अंदर है, दीवानी के ऊपर, निजामत के ऊपर बात नहीं की जा रही है। तो भाई दीवानी के अंदर तो खाली रेवेन्यू आता है। समझ में आया बात? रेवेन्यू कहाँ का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, ठीक है। क्लाइव दूसरी बार कब आता है? 1765 के अंदर आता है। तब तक शाह आलम और शुजाउद्दौला दोनों के दोनों नाम मात्र थे, बचे ही नहीं थे, ठीक है। करेक्ट आंसर 10th। बताइए भाई। क्वेश्चन देखो, समझो। ये सब तो पढ़ा ही नहीं है, आपने तो वैसे ही कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें कराने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में। ओके, तो प्लीज उसको सीख लिया करो, इंस्टेड की वहां भी नेगेटिवली देखो कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं है ना। क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा करा रहा हूं मैं आपको, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह ही है। कैसे है भाई? जो फ्रेंच थे उनका रोल हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से, फ्रेंच ना हर जगह थे, मैसूर के अंदर भी थे, ठीक है। मैसूर की फोर्सेस ने उनको यूटिलाइज किया, रणजीत सिंह ने उनको यूटिलाइज किया, महाजी सिंधे ने उनको यूटिलाइज किया, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए भाई जो नाम होते हैं वो किन किन को यूटिलाइज किया। जैसे मिशेल जोचिम जो थे, किसने मिशेल जोचिम हो गए, मिशेल जोचिम, मेरी रेमंड जो थे निजाम की सर्विसेज के अंदर थे, वो निजाम ऑफ हैदराबाद, वहां पे उन्होंने उनकी फोर्सेज ऑर्गेनाइज किया था। डी बोजनी जो थे वो महाजी सिंधिया की सर्विसेज के अंदर थे, वहां पे उनकी फोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। एलार्ड एडवेंटुरा, बिल्कुल रणजीत सिंह की फोर्सेज को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसको क्या बोलते थे? फौज खास, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि बस ये जो है 4 रेजिमेंट ये इन्फेंट्री की थी और वो 2 रेजिमेंट कैवलरी की थी, बस ये यहाँ पे दिक्कत है, अदरवाइज सब ठीक है। तो मेन चीज आपको क्या रखनी है? मिशेल जोचिम मेरियम रेमंड भाई वो निजाम की सर्विसेज के अंदर है, डी बोजन जो थे महाजी सिंधिया के अंदर थे, एलार्ड वेंचुरा रणजीत सिंह की सर्विसेज के अंदर थे। ओके, पॉइंट समझे कि फ्रेंच की फोर्सेज जो थी वो किस तरीके से थी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर।
देखो भाई, बी रेडी फॉर डिफिकल्ट पेपर। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, डिफिकल्ट पेपर के लिए अपना माइंडसेट पहले ही बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि नीट यूजी का पेपर भी लीक हो गया, तो वो अब ऐसा पेपर सेट करने की कोशिश करेंगे जो एटलीस्ट किसी के पास बाहर भी चला जाए तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। बी रेडी फॉर डिफिकल्ट पेपर। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आसान पेपर बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपके सामने आसान पेपर आ जाएगा और कह देंगे लो जी ये तो पढ़ा पढ़ाया आ गया। ठीक है, ये तो पढ़ा पढ़ाया आ गया जी, जैसे गौरी बोल रही है कि पढ़ा पढ़ाया आना चाहिए। पढ़ा पढ़ाया बिल्कुल नहीं मिलेगा, पढ़ा पढ़ाया आपको। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। ओके, नीट यूजी का पेपर लीक हो गया है और एनटी ऐसा पेपर बनाएगा कि भाई मुश्किल ही बनाएगा कि एटलीस्ट अगर किसी के पास वो जा रहा है वो सॉल्व ना कर पाए, उसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। लीक हो रहा है तो टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, वो उस ट्रेंड पे आ जाएगा। ओके, और वैसे भी जून का हमेशा मुश्किल ही आता है। आप सोच रहे हो कि आपके सामने वही आ जाए भाई लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन पेपर, वो तो नहीं आएगा। बताओ, लास्ट टाइम भी जून 2025 में जब क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल आया था, जहां पे 90 क्वेश्चन कट ऑफ चली गई थी ना, तब भी हमारी क्लासेस से 70 to 80% पेपर था। ठीक है, 70 to 80 भी नहीं, 75 to 80। ठीक है, जो क्लासेस स्टडी नोट 75 to 80% था। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आपको लग रहा होगा ये सर फेंक रहे हैं। ठीक है मेरे को पता है ना, मैं पढ़ाता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन था मेरी क्लास से आ रहा है। हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ कि भाई जून में एटलीस्ट 20 के करीब ऐसे क्वेश्चन थे कि जो नहीं थे क्लास से, बिल्कुल बाहर से थे। बाकी थे, लेकिन कट ऑफ कितनी थी? केवल 90 क्वेश्चन कट ऑफ थी सारी, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, जहां पे इतना पेपर सीधे सीधे क्लास से था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बी। क्यों भाई बी? क्योंकि किलाबंदी किसी और चीज से होती है, व्यापार किसी और चीज से होता है। किलाबंदी क्यों होती है? किलाबंदी क्यों करता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई लड़ाई किसके साथ हो रही है? बंगाल के साथ लड़ाई हो रही है, बंगाल में जो नवाब है उनके साथ लड़ाई हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रेंच के साथ लड़ाई हो रही है। तो किलाबंदी इस चीज के लिए की जाती है, व्यापार के लिए नहीं की जाती। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश वांटेड मोनोपोली ओवर बंगाल ट्रेड, बंगाल और डच को निकालना चाहते हैं व्यापार के संदर्भ में। दोनों ठीक है लेकिन अलग अलग है। वो भाई अलग कॉन्टेक्स्ट में, पोटी कॉन्टेक्स्ट में, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में है, अलग अलग हो गया बिल्कुल। 12th। पूरे व्यापार के लिए थी ना? हाँ, तो ये सब पूरे व्यापार क्या लेने देना? वो बोल रहा है कि भाई वो व्यापार कंट्रोल करना चाहते थे वो, और फ्रेंच को और जो बाकी के जो यूरोपियन पावर्स थे उनको निकालना चाहते थे, जो कि अपने हिसाब से ठीक है, फ्रेंच एंड डच कंपनीज को। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? अरे क्वेश्चन को समझा करो भाई, पूरा पढ़ा करो। आप ये असर्शन रीजन में कंफ्यूज ही रहते हो, क्या आना है क्या नहीं आना है। अरे जब वो एक चीज के बारे में बात कर रहा है, आपको ये लगाना है एक चीज के बारे में यहाँ पे कैसे बात कर रहा है। वो कार टास्क के बारे में बात कर रहा है, वो व्यापार के बारे में बात कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट में एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। कार टास्क क्या है कि भाई वो व्यापार कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो इतना इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कार टास्क से क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, उसी का एक्सप्लेनेशन उन्होंने आर में दिया हुआ था। पहले में क्या बोल रहा कि नहीं कर पाए, वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। कार टास्क ये मत सोचो कि बहुत सक्सेसफुल था, वो सब जगह व्यापार कंट्रोल करनी, नहीं पर्शियन गल्फ के अंदर नहीं कंट्रोल कर पाए। वहां पे भाई कौन था? पोर्तुगीज को चैलेंज करने के लिए ऑटोमन पावर हुआ करती थी। ठीक है, वहां पे वो नहीं कर पाए। ओके, पोर्तुगीज एडन को कैप्चर नहीं कर पाए, जो ऑटोमन एम्पायर ने 1538 के अंदर कैप्चर कर लिया था, और मोनोपोलाइज नहीं कर पाए वहां पे। कार टास्क का मतलब मोनोपोलाइज करने का होता है। दोनों में एक ही चीज के बारे में बात की जा रही है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, पिछले वाले में दोनों में एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफाई कर रहा था, किलाबंदी कर रहा था। ओके, किलाबंदी कर रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है कि वो व्यापार के ऊपर मोनोपोली करना चाहता था। दोनों अलग अलग हो गया। किलाबंदी का अलग होता है, व्यापार अलग होता है। किलाबंदी अपना प्रोटेक्ट करने के लिए है, व्यापार तो व्यापार ही है वो। दोनों अलग अलग है, तो इस वजह से बी है। यहाँ पे दोनों एक ही है, इस वजह से ए है। 13।
करेक्ट आंसर क्या है? पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे नवाब को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भाई बंगाल जो था 1757 से 1765 के बीच में जो नवाब थे उनकी वजह से बंगाल कंट्रोल के अंदर चला गया। क्या आप मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की जब बात आती है तो मुगल बादशाहों को जिम्मेदार ठहराते हो? नहीं ठहराते हो। आप कहते हो कि भाई मनसबदारी क्राइसिस हुआ, जागीरदारी क्राइसिस हुआ, ये कारण निकल के आते हैं। क्या आप वहां पे कहते हो कि इनकम्पिटेंट रूलर्स, इनकम्पिटेंट लोग हैं? नहीं, आप ये नहीं कहते हो। आप कहते हो कि नहीं सर, वो अपनी आपस में गुटबाजी हो रही थी उनकी, आपस में वो बटे हुए थे, इस वजह से रीजन से निकल के आते हैं। तो क्या आप यहाँ पे ये कहोगे कि भाई इनके पर्सनल फेलियर की वजह से? क्यों भाई, सिराजुद्दौला ने पर्सनली क्या किया उसने? तो या उसके बाद मीर जफर ने मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम को आप क्यों जिम्मेदार ठहरा दे रहे हो पर्सनली? आप ये कहते हो कि जो वहां का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा था उसकी वजह से वहां के बहुत सारे लोग उनके अपोजिशन में चले गए, उसकी वजह से। ठीक है, जैसे सिराजुद्दौला हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके अपोजिशन में चले गए और उसके रीजन क्या आते हैं? उसका पर्सनली आता है, उसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था, अपने लोगों को अपॉइंट करना, वहां पे वो आता है। तो पहला हो गया बिल्कुल गलत कि आप पर्सनली किसी को नहीं बोल सकते। बहुत सारे इतिहासकार ने ना पर्सनल पॉइंट रिजेक्ट किए हुए हैं, बहुत बार रिजेक्ट किए हुए हैं कि किसी को पर्सनल नहीं कह सकते। मुगल एम्पायर मुगल बादशाह को नहीं कह सकते, वहां की मनसबदारी, जागीरदारी, वहां की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी आप उसको कहोगे। सेकंड बिल्कुल ठीक है, सेकंड पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। जो कंपनी उसके अधिकारी के आर्थिक हित है, मुर्शिदाबाद में दरबारी गुटों का उधर विभिन्न समूह के बीच टकराव ही ये संरचनात्मक कारक थे जो बंगाल के राजनीतिक परिवर्तन के पीछे थे। सेकंड पूरा पूरा अपने आप में एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट ऑफिशियल्स, जो गुटबाजी, कोर्ट फैक्शंस बटने शुरू हो गए, अपने अपने इंटरेस्ट में शुरू हो गए, जिसकी वजह से बंगाल का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अपने आप में पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, 14th क्रोलॉजी। आसान है, क्रोलॉजी बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे पहले क्या आएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वास्को डी गामा 1498, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की मलक्का 1511, कोलंबो 1518। कैपिटल गोवा कब बना था? 1530 में बना था। गोवा को कैप्चर 1510 में किया था, कैपिटल 1530 में बना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 15th। हाँ, मीर कासिम, डेथ ऑफ मीर मिरान, मीर कासिम गद्दी के ऊपर बैठना विंस्टार्ट के सपोर्ट के अंदर 1760 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लासी उससे पहले आ जाएगा 1757 के अंदर। ठीक है, 1757 के अंदर प्लासी। ओके, फिर उसके बाद 1760 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? बक्सर की लड़ाई 1764 और ग्रांट ऑफ दीवानी 1765। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये है गड़बड़ कर दिया 16th। 1 4 3 2 1। नहीं भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सब नए क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1600 के अंदर, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 के अंदर, एंड फिर क्या आएगा भाई? फैक्ट्री पिटपुली के अंदर 1606 के अंदर, फिर फ्रेंच 1664 के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या है? 11432, यानी कि ये आ गया ना 3 बार से। वो आता होगा निकल के वो बिल्ला। ठीक है सर, ये मत दिया करो। ठीक है, आता होगा निकल के भी, ये मत दिया करो सर, ये आ रहा है सर हर जगह। 17th।
ओह, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया सर। हाँ तो सुनते ही नहीं सर मेरी। हाँ मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। बताओ जी, थक गया सर मैं तो बोलते बोलते, आप मेरी सुनते ही नहीं। तो कैसे बोल रहे हैं, मैंने बोलना ही छोड़ दिया। जैसे मम्मी पापा इसको बोलते होंगे ना पढ़ने के लिए और पढ़ता नहीं होगा, फिर ठीक है उन्होंने वो कहते होंगे मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए। मुझे कह रहा है सर मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। हाँ करेक्ट आंसर क्या है भाई? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जगत सेठ बंगाल के अंदर बैंकिंग हाउस है बंगाल के अंदर आ जाएंगे। विंसार्ट आ जाएंगे भाई। क्या है भाई विंसार्ट का क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है विंसार्ट का हो गया। यस, गवर्नर कलकत्ता के हो गए। ओके, ये कासिम को सपोर्ट करता है। नायब सूबेदार कौन हो गए? प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी। दस्तक क्या है? परमिट है। ठीक है, तो दस्तक से हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलो। एटीन। अरे ठीक है भाई देखो, सब पोर्तुगीज टर्म्स है। क्या है पोर्तुगीज टर्म? ओके, तो स्टैंडर्ड इंडिया क्या है? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, कैसोडी इंडिया ये लिस्बन के अंदर ही थी। ये लिस्बन के अंदर थी, ये भारत के अंदर थी। ठीक है, समझ में आया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान, आपको इनफ टाइम मिलता है पोल आने के बाद भी, आपके पास इनफ टाइम होता है, 35 सेकंड्स उसके बाद होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भाई काफिला क्या है? काफिला है एक सेटअप जो वॉइसरॉय के द्वारा किया गया था। फिडेल्गो क्या है? पर्सन जो भाई वहां पे उनके साथ जुड़ा हुआ था पोर्तुगीज के साथ। स्टैंडर्ड इंडिया से हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंडिया है। एंड कैसेडी इंडिया। स्टैंडर्ड इंडिया हो गया आपका रॉयल, ये वाला पार्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो वॉइसरॉय हेड करते थे। एंड कैसेडी इंडिया हो गया लिस्बन के अंदर। इनसे हो जाएगा आपका। बाकी फिडेल्गो पर्सन जो कि एरिस्टोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। कैफिला जो आपका छोटे छोटे मर्चेंट्स जो है गार्ड के गए। पोर्तुगीज टर्म एग्जामिनेशन के अंदर पोर्तुगीज टर्म। स्टैंडर्ड इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड इंडिया क्या है? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, आसान है भाई। कैसे आसान है सर? ट्रीटी ऑफ पेरिस से, पेरिस से ही हो जाएगा। फिर उसके बाद डुप्ले को वापस बुला लेगा। उसके बाद गोदो को भेजा गया 1754। ओके, फिर मुजफ्फर जंग 17, हाँ मुजफ्फर जंग जो थे 1749 के अंदर विक्टोरिया जीत मिली उनको। ओके, फिर फ्रेंच ने मद्रास कब कैप्चर किया था? अंडर लाबोडूनिस, जो कि फिर बाद में छोड़ दिया गया था 1756। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटिक वॉर के पूरा रेस्पेक्ट में आ रहा है। ओके, करेक्ट आंसर टी, लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कौन कौन से लोग थे जो फ्रेंच थे इन्वॉल्व किए गए थे मिलिट्री को बेहतर बनाने के लिए? फ्रेंच कमांडर जो इन्वॉल्व किए गए थे, अभी बताया था भाई। एलार्ड वेंचुरा, रंजीत सिंह से हो जाएगा, है ना? हाँ, और क्या बोल रहे? याद रहा होगा किसी के तो। यस, बहुत बढ़िया भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स इट। प्लीज स्टडी नोट्स को रिवाइज कर लेना। आर्यमान 17 भाई, इतने मुश्किल क्वेश्चन पेपर में भी कोई स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ओके, मुझे मालूम है मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं
उसी हिसाब से ऑपरेशन कराना चाहता हूँ कि अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो। ओके, आर्यमान 17, खुशी 16, उपाधि 16, मेगा 16, खुशबू 16, केविन 15, ठीक है, उसके बाद मुस्कान 15, निशा 15, मंजू 15 एंड साइका 15। ओके, तो कट ऑफ आज की फॉर JRF 15, ठीक है, एंड फॉर नेट 13, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स इसी सेशन के, पोर्तुगीज के ऊपर, डच के ऊपर एंड ब्रिटिशर्स के